दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे स्वतंत्र पत्रकार को गिरफ्तार किया है जो चीनी सरकार के आधिकारिक अखबार ग्लोबल टाइम्स के लिए लेखन करते थे। भारत में सरकार से अभिमान्यता प्राप्त थे, लंबे समय तक विवेकानंद फाउंडेशन से भी जुड़े रहे। पुलिस की माने तो देश की सुरक्षा और सेना से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए एक चीनी महिला की फर्जी कंपनी के माध्यम से उन्हें लाखों रुपए मिलते रहे थे। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर महीनों से चल रहे विवाद का हमारी सेना ने अपने शौर्य और साहस से मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन चीन के साथ समस्या केवल सामरिक, व्यापारिक या डिजिटल नहीं है। चीन दुनिया भर में बौद्धिक स्तर पर ऐसा जाल फैला चुका है जो कई स्तर पर उसकी सहायता करते हैं। दरअसल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ही पीपुल लिबरेशन आर्मी को नियंत्रित करती है। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी केवल हथियार या तकनीक से सेना को मजबूती नहीं देती, बल्कि कई मोर्चों पर निवेश और नियोजन भी करती है, जिससे उनकी सेना को कई जगह बिना लड़े ही जीत मिल जाती है। इसके लिए उसने सूचना तंत्र तैयार करने, जानकारी एकत्र करने और सहूलियत के हिसाब से उसे दुनिया में प्रचारित करने का काम भी किया है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के एक चीनी प्रोफेसर ने साइकोलॉजिकल वारफेयर के नाम के अपने एक बुक में लिखा है, जब कोई दुश्मन को हराता है तो यह महज दुश्मन को मारना या जमीन के एक टुकड़े को जीतना नहीं होता, बल्कि मुख्य रूप से दुश्मन के दिल में हार का भाव स्थापित करना होता है। युद्ध के मैदान के बाहर प्रतिद्वंदी के मनोबल को कम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना युद्ध के मैदान में। जब से शी जिनपिंग ने चीन पर पूरी तरह नियंत्रण किया है, तब से वह न केवल अपने देश में बल्कि अन्य देशों में भी मीडिया को नियंत्रित करने पर बहुत काम कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि चीन में अखबार, टीवी, सोशल मीडिया से लेकर सर्च इंजन तक सरकार के नियंत्रण में है। वहाँ का प्रकाशन उद्योग भी सरकार के कब्जे में है। हर वर्ष जुलाई के अंतिम सप्ताह में लगने वाला पेइचिंग पुस्तक मेला दुनिया भर के बड़े प्रकाशकों को आकर्षित करता है। वहाँ चीन के फॉरेन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का असली उद्देश्य अपने यहाँ के पुस्तकों के अधिक से अधिक राइट्स बेचना होता है। इसके पीछे असली एजेंडा शांति और युद्ध के समय चीन की भव्यता, ताकत, क्षमता को दूसरे देशों में प्रसारित करना है। ऑस्ट्रेलिया से संचालित होने वाली कई चीनी कंपनियां भारत जैसे देशों में होने वाले एकेडमिक सेमिनारों में अपनी प्रतिनिधि भेजती है, जो सेमिनार में पढ़े गए रिसर्च पेपर्स को हासिल करते हैं और चुपचाप वापस चले जाते हैं। ऐसे रिसर्चों का वे अपने यहाँ विस्तार से अध्ययन करते हैं और उसके उत्पादों का पेटेंट भी हासिल कर लेते हैं। चीनी सरकार भारत सहित कई देशों में मीडिया के निवेश के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही है। हाल ही में चीन ने विदेशी मीडिया प्रकाशनों में विज्ञापन स्थान की खरीद के माध्यम से भारी निवेश किया है। चीन मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीकी देशों में विदेशी पत्रकारों के लिए फेलोशिप कार्यक्रम भी चलाता है, जिसके तहत प्रतिवर्ष 100 पत्रकारों को अपने देशों में चीनी विचारों का प्रकाशन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। पेइचिंग विश्वविद्यालय सहित कई जगह हिंदी के कोर्स हैं, जहाँ छात्रों का कार्य होता है नियमित रूप से भारतीय अखबार को पढ़ना, उनमें चीन के उल्लेख को अंडरलाइन करना, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल तैयार करना। टीवी डिबेट में शामिल होने वाले सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने कभी लेह, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड के सीमाई इलाकों में सेवा नहीं दी। असल में ऐसे अधिकारी या लेखक किसी हथियार एजेंसी या अन्य उत्पाद संस्था के भारतीय एजेंट के तौर पर काम करते हैं। उनकी सेवा शर्तों में भारतीय सैन्य स्थिति का अनुमान, उसकी सतही व्याख्या, किसी हथियार या उपकरण की आवश्यकता के बारे में बात करना, अन्य देशों में वैसे ही उपकरण की तुलना में चीनी उत्पाद को बेहतर बताना आदि का उल्लेख होता है। लोगों का विश्वास जीतना और फिर उनमें अपने विचार को इंटीग्रेट करना चीन का बौद्धिक युद्ध कौशल है। सैन्य स्तर पर हम चीन से निश्चित ही निपट लेंगे, लेकिन आर्थिक और बौद्धिक स्तर पर निपटने के लिए हमें और अभी तैयारी करनी होगी।